नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हम रखें ख्याल आपका में। तो ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ये 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और इस आंकलन का असर भी दिख रहा है। देश में कुल 30 से भी ज्यादा इस नए वेरिएंट के केस सामने आ चुके हैं, तो अकेले महाराष्ट्र में 17 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र एक बार फिर से डरा रहा है और ये डर यूपी तक पहुंच रहा है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव होने वाले हैं। तो वहीं 7 नए रोगियों में से 4 को पूरी तरीके से वैक्सीन लगाई गई थी। एक मरीज को कोरोना वायरस के टीके की 1 डोज मिली है, जबकि एक मरीज को वैक्सीन नहीं लगाई गई। एक और मरीज 3.5 साल का बच्चा है और वैक्सीनेशन के योग्य नहीं है। नए रोगियों में से 4 में लक्षण नहीं थे, जबकि अन्य 3 में केवल हल्के लक्षण थे। 1 दिसंबर से अब तक 61,439 अंतर्राष्ट्रीय यात्री मुंबई, पुणे और नागपुर हवाई अड्डों से राज्यों में पहुंचे हैं। इनमें से 9,678 जोखिम वाले देशों से थे। तंजानिया से आया एक यात्री धारावी का रहने वाला है और रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिसंबर को कोविड-19 के लिए सकारात्मक उसका परीक्षण किया गया था। हल्के लक्षण थे और उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की कोई डोज नहीं ली थी। उनके 2 करीबी संपर्कों ने वायरल संक्रमण के लिए नकारात्मक परीक्षण किया। लंदन से लौटे 25 वर्षीय यात्री ने 1 दिसंबर को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया और उसने टीके की दोनों डोज ली थी, तो उनमें कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं थे। तो आज ख्याल आपका में हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट के ऊपर कि कैसे इसका बचाव करें, कैसे खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और हमारे इस खास कार्यक्रम में खास चर्चा के लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जो ओमिक्रॉन नाम का नया एक खतरा सामने आ गया है, ये कितना अलग है पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले, और इससे एक आमजन जो है आम भाषा में, एक सरल भाषा में, वो अपने आप को कैसे बचाए? डॉक्टर साहब देखिए पवन जी, सच्चाई तो ये है कि 24 नवंबर से पहले और एवर सिंस जब हमारा मई में लॉकडाउन खत्म हुआ था, तब से हमारे अच्छे दिन आते जा रहे थे और हम काफी बेफिक्र और बेपरवाह हो चुके थे कि कुछ भी नहीं है जी। लेकिन 24 नवंबर में जब पहली बार साउथ अफ्रीका में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया कोरोना का, तब से स्थिति काफी बदल ये गई है कि उद्देश्य फिर वही बात आ जाती है। उद्देश्य आम जनता को और दर्शकों को भयभीत और डराने का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कहीं जो लोग लापरवाह होते जा रहे थे उसको टोकना बहुत जरूरी है। जो ये नया वायरस है, अभी तक की जो हमारी जानकारी है वो ये कहती है कि ये, जैसे कि आपने पहले कहा, ये 5 गुना ज्यादा फैलता है, ट्रांसमिसेबल है। लेकिन अभी तक जो डिसीज देखी गई है वो काफी माइल्ड डिसीज है। उसमें पेशेंट को आईसीयू एडमिशंस नहीं हुए, न केवल हिंदुस्तान में नहीं हुए, इवन साउथ अफ्रीका में भी, और ऑलमोस्ट 40-42 देशों में ये फैल चुका है। तो हर जगह पे जो केस पाए गए हैं वो थोड़े से माइल्ड हैं, सिम्टम्स कम हैं। लेकिन इस माइल्ड का मतलब ये कतई नहीं होता कि हम परवाह ना करें, क्योंकि ये अगर ये पहले अपने आप को एक वेरिएंट कर सकता है तो एक वेरिएंट और भी पैदा हो सकता है। तो क्योंकि हमारी चिंताएं ज्यादा इसलिए हैं कि जब से सेकंड वेव खत्म हुई थी तब से हमने देखा है हिंदुस्तान में टोटल चारों तरफ मस्ती, लोग बाग शादियां मना रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं गलत हो रहा है। तो आम आवाम को मैं ये एक ही निर्देश देना पसंद करूंगा कि भाई सब कुछ करो, लेकिन कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मत छोड़ो। घर से निकलो तो मास्क लगा के निकलो, भीड़ भाड़ में मत शामिल हो। आजकल आपने खुद ही कहा कि इलेक्शंस जो हैं कुछ स्टेट्स में, सोशल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स, सोशल गैदरिंग्स, इन सब पे हम जो कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो जरूर करें, नहीं तो क्या होगा आप जी। डॉक्टर साहब, पूरे देश की बात की जाए तो करीब 33 केस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं इस नए वेरिएंट के, और जैसा कि आपने बताया कि लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं।
कुछ लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है वो तो ये समझते हैं कि अब तो हम बिल्कुल कोरोना प्रूफ हो गए हैं, कोरोना का कोई भी वेरिएंट हमको छू नहीं सकता। ऐसे लोगों के लिए आपने जैसे बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो अपनाते रहें, लेकिन इस बीच डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब एक बूस्टर डोज की बात भी कही जा रही है, ये कितनी ज्यादा अपने आप में मायने रखती है बूस्टर डोज की बात डॉक्टर साहब? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे देश की जहां तक वैक्सीनेशन स्टेटस का हिसाब है, तो महज 50% आबादी हमारी को दोनों दो डोज लग चुके हैं और एक और 35% और को सिर्फ एक ही डोज लगी है। तो मैं कहूंगा कि पहले तो बूस्टर डोज तो बाद में आएगी, उससे पहले जिन लोगों ने नहीं लगवाया किसी वजह से या वैक्सीन हेजिटेंसी थी या कोई अवेलेबल नहीं थी, तो मेरा गवर्नमेंट से भी यही आग्रह है, तो अब डोर टू डोर सर्वे करके सबको लगाया जाए। और जहां तक आपने बात की बूस्टर वैक्सीनेशन की, अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको में नहीं गई है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि एटलीस्ट कोरोना वॉरियर्स, जिसमें कि डॉक्टर्स आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आता है, नर्सेज आती हैं, दूसरा फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें कि म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स आते हैं, जिसमें कि पुलिस पर्सनल आते हैं, और अब उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हो गए हैं इस कैटेगरी को। और तीसरा कैटेगरी जो कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जिसमें ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स आते हैं या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के होते हैं या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमें इम्यून सप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं। इन 3 कैटेगरीज को प्रायोरिटी बेसिस पे एकदम बूस्टर डोज दी जाए। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, मैंने जनवरी में और फरवरी में 2 डोज ली थी, उसके बाद अब ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं, तो मेरे इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। तो मेरे ऐसे हजारों लाखों डॉक्टर्स, ऑलमोस्ट 11 लाख डॉक्टर्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, जिनको काम करना होता है आईसीयूज में, हॉस्पिटल्स में, ओपीडीज में, ये लोग अपने आप को अगर नहीं बचा पाएंगे, पहले ही हमारी तकरीबन 1800 डॉक्टर्स अपनी जान दे चुके हैं लोगों की सेवा करते हुए। तो मेरा गवर्नमेंट से आग्रह है कि बूस्टर डोज जल्दी इस पॉलिसी को बदला जाए और जल्द लगवाई जाए। तो जैसे पिछली बार किया था, पहले कोरोना वॉरियर्स, फिर फ्रंट लाइन वॉरियर्स, फिर आम जनता को, इस चीज पे गवर्नमेंट ने अभी तक फैसला नहीं किया है। तो हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है इस फैसले को जल्द लिया जाए, ताकि हम काम करने में सक्षम भी हों और कॉन्फिडेंट भी हों। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हालांकि अभी तक इसके सिम्टम्स जो हैं वो माइल्ड ही हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी को भी आईसीयू तक पहुंचने का अभी तक नौबत नहीं आई है। क्या अभी जो लोग नए इस वेरिएंट से इफेक्ट हो रहे हैं वो क्या किस तरीके के बचाव रखें और वो समझें कैसे? क्योंकि बहुत ही ज्यादा बताया जा रहा है कि ये घातक है, करीब 5 गुना पहले वेरिएंट जो आए हमारे यहाँ, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट रहा या उससे पहले अल्फा रहा, उससे ये 5 गुना बताया जा रहा है कि और भी ज्यादा घातक है। इसके लक्षण कैसे हैं, कितना अलग हैं पिछले वेरिएंट के मुकाबले, और इसके लिए क्या विशेष और उनको करना चाहिए? देखिए, अभी चूंकि हमारा जो क्लिनिकल डेटा है और जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है वो इस वायरस के कनेक्शन में काफी कम है, लेकिन जो अभी तक की जानकारी हमारे पास है, इसमें इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वायरस में बहुत ज्यादा खांसी जुकाम नहीं लगता है। इसमें जॉइंट पेन से जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा होता है, वो ये सीधा लंग्स पे अटैक करता है। तो इसलिए चूंकि अभी आम जनता सोचेगी कि हर आदमी अपने आप को इससे रिलेट करना शुरू कर दे कि मुझे भी होने वाला है, तो इसलिए अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा, जो कि RT-PCR टेस्ट, जो कि पहले एग्जिस्टिंग टेस्ट था, वो करवाएंगे। और साथ में इसमें एस जीन की जीनोम सीक्वेंसिंग करवानी पड़ती है, तो ये टेस्ट भी थोड़ा सा अलग किस्म का है, नंबर 1। और नंबर 2, जब तक कोई आपकी कोई फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री नहीं है, प्लस आप ऐसे किसी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं, तब तक बहुत ज्यादा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य मुझे अच्छी तरह याद है, सेकंड लहर में बीमारी तो थी सो थी, लेकिन पैनिक इतना ज्यादा फैल गया था कि जिनको कुछ भी नहीं था वो भी अपने घर में दवाइयां पहले रखना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर पहले रखना शुरू कर दिया, एक आईसीयू का बेड ब्लॉक करने की बात कर ली। वो सब गलत है। आज भी मेरा आम जनता को ये खुलेआम आश्वासन है कि 90% पेशेंट्स पिछले वायरस के, नॉट ऑफ करंट वायरस, होम आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भय का माहौल ना किया जाए, लेकिन सावधानी का माहौल को बढ़ावा दिया जाए। लोग आप जैसे विदेशों में लोग हैट पहनते हैं, हमें वैसे मास्क पहनने की, डबल मास्क पहनने की आदत पड़ जानी चाहिए।
तो डॉक्टर साहब, जैसा तमाम दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि 90% करीब जो इससे पहले के वेरिएंट रहे उससे पेशेंट्स होम आइसोलेशन में ही ठीक हो गए थे, लेकिन पैनिक इतना ज्यादा क्रिएट हो गया, उस पैनिक की वजह से शॉर्टेज हो गई ऑक्सीजन की, और उसी वजह से हमारे देश में सेकेंड वेव ने बहुत ज्यादा कहर मचाया। तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है, इससे डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं, इसमें वो बात कर रहे हैं कि डबल लेयर मास्क खासकर तौर पर जरूर पहनने चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे आज महाराष्ट्र में 2 दिन के लिए धारा 144 लगा दी गई, वहां की सरकार ने ये डिसाइड किया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया कि वहां पर 2 कार्यक्रम ऐसे होने थे जिनमें बहुत ज्यादा गैदरिंग होनी थी, और उस गैदरिंग को रोकने के लिए उन्होंने वहां पर धारा 144 लगा दी। लेकिन आने वाले समय में एक करीब 5 राज्यों में एक बड़ी चुनावी एक्सरसाइज होने वाली है, इलेक्शन एक्सरसाइज है, और इसमें बड़ी संख्या में गैदरिंग इकट्ठी होगी, रैलियां हो रही हैं, और इसके बाद वोटिंग में भी लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप राजनीतिक बैकग्राउंड से तो नहीं है, लेकिन एक एक्सपर्ट एडवाइस के रूप में किस तरीके से वैसे माहौल में एक आम जन अपने आप को सुरक्षित रख सकता है? डॉक्टर साहब, देखिए, हमें अच्छी तरह मालूम है दूसरी लहर से एकदम पहले वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस ड्यू थे, और हम समझते हैं कि प्लस कुंभ का मेला भी था। मुझे अच्छी तरह मालूम है, इस बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हमें कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और मेरे विचार में इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा इमेजिनेटिव होके कुछ ना कुछ ऐसी गाइडलाइंस इशू करनी पड़ेंगी जिससे कि फिजिकल मीटिंग्स कम हुए और वर्चुअल मीटिंग ज्यादा होनी शुरू हो जाए। नहीं तो हमें नहीं मालूम, देखिए अगर कहते हैं इंसान अपने इतिहास से सीखता है, तो दूसरी लहर का इतिहास जो हमने जो मंजर देखा है, जो नर्क देखा है, जो कहर देखा है, मैं कहता हूं कोई परिवार नहीं होगा पूरी दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में जहां किसी न किसी का कोई ना ये कोई चाचा मामा इधर संबंधी पड़ोसी, इतना माहौल डर का हो गया था, लगता था कि पहले ही ना आ जाए। तो कहने का मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज अलॉन्ग विद इलेक्शन कमीशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे ये मिल के कुछ फैसला करेंगे कि जिससे इसको खाली ओमिक्रॉन को नजरअंदाज ना करके सब कुछ जैसे पहले चलता है ऐसा चलता रहा तो क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं सख्त फैसले गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, 3 साल की बच्ची का अपने आप में संक्रमित हो जाना, और इनके लिए तो इस एज ग्रुप के लिए तो हमारे पास कोई वैक्सीन भी नहीं है, ऐसे में जो इन्फेंट्स हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनके माता पिता के लिए क्या आपके सुझाव होंगे डॉक्टर साहब नरेश चावला जी? देखिए, इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा, चूंकि अभी बच्चों की वैक्सीनेशन स्टार्ट ही नहीं हुई है, और जो 1 साल से लेकर 17 साल की वैक्सीनेशन हमारे देश में बाकायदा 2 कंपनियों का, एक जाइडस कैडिला की वैक्सीन और एक कोवैक्सिन, दोनों के ट्रायल्स नियर द एंड हैं, तो बहुत जल्दी वैक्सीनेशन शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तक तो उनके लिए, बच्चों के लिए हमारा इतना ही बचाव है, स्कूल आप जानते हैं बंद कर ही दिए गए हैं, तो बच्चों को जितना आप घर के अंदर रखिए उतना ही अच्छा रहेगा। और ऑब्वियसली बच्चे खेलने जाना पसंद करते हैं, तो आई थिंक थोड़ा कहीं ना कहीं हमें कोरोना प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए बच्चों के, क्योंकि ये डर आज भी मन में है, क्योंकि कोरोना जो नया वायरस है ओमिक्रॉन, कोई भी ऐसा वायरस वो कोशिश करता है उन शरीरों को टच करना जो शरीर पहले टच नहीं किए गए हैं, तो उस हिसाब से हमारे बच्चों को बचाव जरा ज्यादा चाहिए। तो आई वुड से उनको घर के अंदर रखा जाए, बाकायदा घर के बाहर लेकर जाएं, और हमेशा मास्क पहना के लेके जाएं, बच्चों के खान पीन का ख्याल रखें, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यही कुछ बचाव के जरिए हैं जिसको करके हम बच्चे के माँ बाप को आश्वस्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस बदले हुए मौसम में, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है, और ऐसे में निमोनिया जैसे बहुत सारी जो पारंपरिक बीमारियां हैं उनका प्रकोप भी देखा जाता है, जब ये एक कॉम्बो बनता है, पिछली एक कोई बीमारी हो रही हो और उसके साथ साथ कोरोना से भी अगर कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, तो ऐसे में ये और कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है? इसमें कोई शक नहीं है, जो प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं या कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिसमें हमारे पर्टिकुलरली हमारे एल्डरली लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनका बचाव बहुत ही जरूरी है। ऑब्वियसली अब जैसे जैसे अगले 2-3 हफ्तों के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि ये ओमाइक्रॉन नया वायरस का जो ये फैलना है वो कितना होता है, तभी हम स्पष्ट शब्दों में कह पाएंगे। अभी तो सिर्फ एक ही जरिया है,
द एल्डरली पीपल एंड द चिल्ड्रन, जितना हो सके घर के अंदर रहो। घर ही एक स्वर्ग है जहां आप बीमारी से बच सकते हो। बाहर जाके आप किसी की कोई फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री ना भी हो, कोई कांटेक्ट में आ जाए तो हम रोक टोक नहीं कर सकते, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि ओमिक्रॉन का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा है पिछले वायरस के मुकाबले में। तो इसलिए हम कहेंगे घर के अंदर रहना ही उनके लिए बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, एक थ्योरीज ये भी चल रही हैं, कई लोगों को बात करते हुए मैंने खुद सुना कि जिस तरीके से HIV वाला जो वायरस था वो अपने आप को म्यूटेट कर लेता था, ठीक उसी तरीके से कोरोना का वायरस भी बार बार अपने को म्यूटेट कर रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाया, कोरोना का भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। ये जो इस तरीके के मिथक चल रहे हैं, इनमें कितना दम है? देखिए, अभी तक पूरी दुनिया में जो हमारी हिस्ट्री है उसमें दो पहले से पैंडेमिक देखे गए थे। एक था और एक 1910 में स्पेनिश फ्लू का पैंडेमिक देखा गया था जी। तो मैं आपको बता दूं, लोगों के लिए बहुत खुशी की खबर होगी, ये वायरस अपने आप ही धीरे होते होते म्यूटेट होते हुए खत्म हो जाता है। नॉर्मली इस प्रोसेस में 2-2.5 साल लगते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर शायद ये वायरस मरेगा। लेकिन मैं एक बात और भी बता दूं आम जनता को, दर्शकों को, कि अगर आप उसको शरीर अपना प्रोवाइड करेंगे वो आपके शरीर को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे और आपका शरीर होस्ट नहीं बनेगा वायरस का, आप यानी कि वायरस आपको इन्वेड नहीं कर पाएगा, तो आप सोचिएगा वायरस अपने आप ही अपनी मौत मर जाता है। तो हम सब ये कहते हैं ना कि हम सब ये कोशिश कर सकते हैं कि वायरस को मारने के लिए जितना हम बीमारी को नहीं होने देंगे उतना ही वायरस के खत्म होने के चांसेस ज्यादा है। डॉक्टर साहब, मतलब आप एक जो कहावत कही जाती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप उसकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट कमेटी है वो लगातार इसको लेकर बात कर रही है कि बूस्टर डोज का क्या प्लान आना चाहिए। इसके ऊपर भी क्या, अगर कोई प्लान आता भी है तो सबसे ज्यादा जरूरत आपके हिसाब से किसको है? क्या ये बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होगी, या फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर मेडिकल स्टाफ को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कोरोना वॉरियर्स कहा है, उसमें मेनली डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, दूसरे साथ में फ्रंटलाइन वर्कर्स, म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स, पुलिस पर्सनल एंड जर्नलिस्ट, एंड थर्ड कैटेगरी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स या HIV पेशेंट्स या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स या कुछ खास बीमारियां जिसमें कि ये कम हो जाता है, ये बहुत जरूरी है। और साथ में इसके अलावा ये भी देखना बहुत जरूरी है कि इसके एकदम बाद बच्चों को वैक्सीन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हम कहेंगे उनका तो बूस्टर डोज तो बाद में, उनका वैक्सीन स्टार्ट जल्द किया जाए। तो आई थिंक हम इसके बहुत नजदीक हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द सरकार बच्चों का वैक्सीन स्टार्ट कर देगी। डॉक्टर साहब, कई लोग जैसे हम लोग सलाह देते हैं, तमाम हेल्थ के जो एक्सपर्ट हैं वो सलाह देते हैं कि कम से कम घर से बाहर निकला जाए और स्कूल बहुत टाइम तक बंद रहे, बच्चे अंदर ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे, तो कुछ एंजाइटी के मामले भी बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। इन सब दुष्परिणामों से फिर कैसे बचा जाए? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब 2 साल होने वाले आ गए। इनफैक्ट हमने देखा है कि हमारे सीनियर सिटीजन्स भी, हमारे बुजुर्ग भी बहुत डिप्रेशन के पेशेंट बनते जा रहे हैं, एंग्जाइटी पेशेंट बनते जा रहे हैं। हमारे बच्चे खेलने से महरूम हो गए हैं। स्कूल से जो उनका एक सोशल उनका गेट टुगेदर्स होते थे, एक दो बच्चे एक दूसरे से मिल के खेलते थे, वो सब बंद हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है, ये बच्चों के विकास में काफी बाधा डाल सकता है। तो चूंकि कहते हैं ना कि अगर 2 बुराइयां हैं तो उसमें हमें पहली बुराई, जो बड़ी बुराई को हमें पहले मारना पड़ता है, पहले तो हम जान बचाएं, बाकी बाद में सोचा जाएगा। तो बच्चों के लिए मेरा यही होगा, उनके माँ बाप उनके साथ रहें, मिलकर टाइम गुजारें, कोई इंडोर गेम्स वगैरह, कोई लूडो वगैरह, कोई ऐसी चीजें, कोई घर में छुटपुट गार्डनिंग, ये ऐसा कर सकते हैं। बुजुर्गों के साथ तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे जो बच्चों के उनके बच्चों के साथ वो टाइम जरा बैठें, बातचीत करें, कुछ पुराना म्यूजिक सुन सकते हैं। तो इस किस्म की चीजें हमें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जो 4-6 महीने हमें लगता है कि हमें कोरोना से बचाव के लिए अभी समय लगना है, तो मैं कहूंगा कि ऐसा कोई रिस्क ना लिया जाए जिससे कि जान पे जोखिम पड़े। तो उम्मीद करते हैं 4-6 महीने में ये सब खत्म हो जाएगा, फिर सब लोग बाहर आसानी से आ सकेंगे।
डॉक्टर साहब, मेरे पास एक पर्सनली एक फोन आया और उस कॉलर ने मुझसे कहा कि मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछूं। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन उन्होंने फर्स्ट डोज ली थी उसके बाद बहुत टाइम बीत गया और वो किसी कारणवश दूसरी डोज नहीं ले पाए, तो क्या उनको फिर से फर्स्ट डोज लेनी चाहिए या फिर करीब 2 महीने 3 महीने बीत चुके हैं वो सेकेंड डोज ही लगवा लें? देखिए, अगर 2-3 महीने तक अगर गैप आता है तो बड़ी आसानी से दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। लेकिन अगर अंतराल 2 महीने से या 3 महीने से ज्यादा हो जाता है तो 2 ही तरीके होते हैं, या तो एक एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट करवा लिया जाए। अगर एंटीबॉडी टाइटर कम हो चुका है तो, क्योंकि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में कोई फर्क नहीं होता, वैक्सीन रिमेन्स द सेम। तो अगर आप सेकंड डोज भी ले रहे हैं, वर्स्ट कमिंग टू वर्स्ट, बुरे से बुरा, वो इट विल बी